गाइस वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। गाइस आज हम क्लास 12th फिजिक्स यानी कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 के वे सभी प्रश्न जो कि आप लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, जो आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर महत्वपूर्ण है, उन सभी क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे, वो भी सलूशन के साथ में। कोशिश करेंगे कि ये सभी प्रश्न आपको आज ही के लेक्चर में तैयार हो जाएं और आपको याद भी हो जाएं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए, इस क्लास का पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जहां पर हम आपको इस क्लास का पीडीएफ क्लास के होने के 3 से 4 घंटे बाद अपलोड कर देता हूं। आपको वहां पर इस क्लास का पीडीएफ तो मिलेगा ही, साथ में आपको अन्य क्लासेज का पीडीएफ और एनसीईआरटी का पूरा सोल्यूशन जो कि मैं जल्दी अपलोड करने वाला हूं, और फाइनल 60 रिवीजन नोट्स भी जल्दी अपलोड करने वाला हूं। फाइनल 60 रिवीजन नोट्स एक ऐसा नोट जिसके जरिए आप किसी भी चैप्टर को कम से कम समय में पढ़ सकते हो और रिवीजन कर सकते हो। यह नोट्स पूरा लगभग बन चुका है, उसको रेक्टिफिकेशन करना बाकी है, मतलब एक बार नोट्स को मुझे देखना बाकी है। हो सकता है कहीं पे कुछ गलतियां हो, उसको देखने के बाद मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे। इसलिए आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह चलाते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। गाइस चलिए आज का यह लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट नए हैं, आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में वीडियो के प्लेलिस्ट में चले जाना। प्लेलिस्ट में आपके क्लास से रिलेटेड आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर पड़े हुए हैं, जिसे आप लोग देख लीजिएगा, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर काफ़ी हेल्प करेंगे। तो गाइस सभी लोग लेक्चर को लाइक कर दीजिए और पूरे कंसंट्रेशन के साथ लास्ट तक देखिए। निश्चित रूप से आप सभी को ये सभी प्रश्न तैयार हो जाएंगे और याद रखने में आसानी भी होंगी। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। गाइस मैं इसमें क्वेश्चंस के फॉर्म में पूरे चैप्टर को कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो क्वेश्चन है कि अनुगमन वेग क्या है। हम लोग जानेंगे इस क्वेश्चन में कि अनुगमन वेग क्या है, किसे कहते हैं, डिफिनेशन समझेंगे, अनुगमन वेग और धारा के बीच में संबंध समझेंगे, और उसके बाद उसके फार्मूले को भी देखेंगे। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं। देखिए अनुगमन वेग क्या होता है। अनुगमन वेग एक प्रकार का वेग है। क्या है? एक प्रकार का वेग है जिसमें किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन, देखिए अनुगमन वेग एक प्रकार का वेग है जिसमें किसी चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन या फिर आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा में धन सिरे की ओर बढ़ते हैं। एक ऐसा वेग, मान लेते हैं कोई यह चालक है, आपका चालक में जो इलेक्ट्रॉन है इसमें उपस्थित आयनों से इस तरह से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा में धन सिरे की ओर बढ़ते हैं। जिस वेग से बढ़ते हैं उसी वेग को अनुगमन वेग कहते हैं। डिफिनेशन यहाँ पर पढ़िएगा, मैं लिखा हुआ हूँ। वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य वैद्युत क्षेत्र में धन सिरे की ओर बढ़ता है, अपवाह वेग या फिर अनुगमन वेग कहलाता है। देखिए अपवाह वेग या अनुगमन वेग को हम लोग nd से निरूपित करते हैं। किससे करते हैं? nd से निरूपित करते हैं। nd से निरूपित करते हैं। किससे निरूपित करते हैं दोस्तों? nd से निरूपित करते हैं। nd अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में अति लघुत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछ लिया जाता है। अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध, जब मैं इस क्लास का, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कराऊंगा, उसमें मैं इसको कराऊंगा, इसका डेरिवेशन भी कराऊंगा। आज आप इस इक्वेशन को याद कर लीजिए, और इसी इक्वेशन पर आधारित कई न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी होते हैं, वह भी हम आपको जल्दी कराऊंगा जब न्यूमेरिकल का क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है गाइस, देखिए क्या होता है संबंध। इसके बीच में संबंध होता है I = NeAVD। I = NeAVD। अब देखिए यहाँ पर N क्या है, E क्या है, A क्या है, VD क्या है। देखना ध्यानपूर्वक। N जो है आपका होता है एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या।
संख्या, ठीक है। और ई आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन। ई क्या है आपका, ई इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है, क्या है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है। ई आपका इलेक्ट्रॉनों पर आवेश है। ये क्या है आपका, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है, ठीक है। और Vd आपका यह अनुगमन वेग है, यही आपका Vd है। और यानी ये Vd यह अनुगमन वेग और धारा के मध्य आपका संबंध है। आप सीधे जैसे मैं लिखा हूं इस प्रकार से लिख लेना आप लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम से लेकर। काफी बार ऐसे ही पूछ लिया गया है, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन पूछ दिया है, पुटअप कर दिया है कि अनुगमन वेग तथा धारा के मध्य संबंध लिखिए, तब पर भी आप लिख लोगे। अगर अनुगमन वेग क्या है तथा धारा के बीच संबंध लिखिए तो आप भी कर लोगे। तो इस पूरे क्वेश्चन को नोट करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। आप लोग नोट करिएगा इस पूरे क्वेश्चन को। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोगों के लिए हम जो है मैराथन क्लास चलाने का प्लान किए थे, तो कुछ स्टूडेंट रिक्वेस्ट करने लगे कि उनका अभी प्री बोर्ड एग्जाम चल रहा है, प्लीज़ सर प्री बोर्ड एग्जाम के बाद मैराथन क्लास ले चलिए। ठीक है, चलिए मैं प्री बोर्ड एग्जाम के बाद ही मैराथन क्लासेस चलेंगी, लेकिन ये 6-7 बजे जो आपकी क्लासेस शाम को होती हैं, ये दोनों क्लासेस लंबी लंबी क्लासेज होंगी। आप लोग डरना मत, लंबी क्लासेज होंगी, क्योंकि मुझे सिलेबस आपका जल्द से जल्द कंप्लीट कराना है। जल्द कंप्लीट कराने का मतलब मैं फरवरी के अधिकतम 10 फरवरी तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराने का लक्ष्य रखा हूं, और मैं करा भी दूंगा। बस आप लोग साथ देना, डेली के डेली लेक्चर में प्रेजेंट होना। अगर आप लोग नहीं आओगे, कम लोग आओगे, तो फिर मेरा कैसे पढ़ाने का मन करेगा बताओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम देखिए, ओम के अनुसार अगर किसी तार की भौतिक अवस्था न परिवर्तन की जाए तो उसमें बहने वाला विभवांतर उसके धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाए तो अगर भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाए तो विभवांतर तथा प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो विभवांतर प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता। अगर भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाए तो विभवांतर आपके धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब अगर विभवांतर भी है तो यह धारा I के अनुक्रमानुपाती होगा। यह आपका किसका नियम है? ओम का नियम है। ओम के नियम से, यह ओम का नियम है। अगर यहां पर हम कोई भी भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं करेंगे तो यह विभवांतर इस धारा के अनुक्रमानुपाती होगा। आपको मालूम है, इस चिन्ह को हटाने के लिए, अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का यूज करते हैं। वह कांस्टेंट यहां पर R हो जाएगा, और R इज इक्वल टू हो जाएगा V/I। इसे तैयार रखना, याद रखना, R इज इक्वल टू V/I। गाइस इस R को कहते हैं प्रतिरोध। जरा क्वेश्चन पढ़ना आप लोग फिर से, सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है? ओम का नियम लिखिए या फिर प्रतिरोध के बारे में समझाइए। तो इस R को कहते हैं प्रतिरोध। अब बताइए प्रतिरोध का मात्रक जो होता है, तो प्रतिरोध के बारे में आप लोग समझ चुके हैं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है ओम। जब आप न्यूमेरिकल पढ़ोगे तो
आपको बहुत सारा प्रतिरोध देखने को मिलेगा। क्या होता है मात्रक? ओम होता है। ठीक है, मात्रक होता है आपका ओम। तो इसे लिखिएगा आप लोग, मात्रक ओम होता है। अगर वीमा की बात करें, वीमा, अगर मैं सही हूं तो, क्योंकि हो सकता है मुझसे भी गलती हो जाए, कमेंट बॉक्स में सही लिखकर बताना आप लोग। एम यल स्क्वायर होता है शायद, हाँ यल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस टू। जरा आप लोग इसे रेक्टिफाई कर लेना, वीमा मेरे हिसाब से तो सही है, ये इसका बीमा होती है। तो प्रतिरोध का बीमा, प्रतिरोध का मात्रक बहुविकल्पी के रूप में पूछता है, तो आप इसे कर लेना कि ओम का नियम क्या होता है। अगर भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं किया जाए तो विभवांतर प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई। और यहाँ पे आर आपका एक कांस्टेंट लगेगा, आर को इधर करेंगे तो बी अपान आई, आर आपका प्रतिरोध है। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, बीमा ये होती है, लिख लेना। साथ में आपको बता दूं, संडे को आपका टेस्ट है, आपको मालूम होना चाहिए, संडे को आपका टेस्ट है, चैप्टर नंबर 1 से 3। तैयार रहना आप लोग। अब कितने बजे होगा संडे से पहले मैं टेलीग्राम चैनल पर बता दूंगा, इसे देख लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वैद्युत धारा की तरफ। ठीक है, इसे लिख लीजिएगा आप लोग। वैद्युत धारा क्या होता है? आप लोग तो खुद करंट करते हो, कुछ लोग तो कहते हैं इधर ताकने से ही करंट लग जाता है, और कुछ लोगों को बटन दबाने से करंट लगता है। चलिए ठीक है, करंट, जिसे तीसरा क्वेश्चन, वैद्युत धारा, धारा या फिर करंट। देखिए यहां पर मैं मोस्टली अति लघु उत्तरी प्रश्न आपका कवर कर दे रहा हूं, जो आपका लघु उत्तरी या फिर दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी में भी लगभग क्वेश्चन कवर हो जा रहा है, कुछ क्वेश्चन बाकी हैं, उसको मैं अलग से करा दूंगा। और 80% मैं समझ लीजिए आपका सिलेबस कवर कर दे रहा हूं चैप्टर नंबर 2 का। देखिए क्वेश्चन क्या है, वैद्युत धारा किसे कहते हैं? देखिए आवेशों के प्रवाह के दर को, आवेशों के प्रवाह के दर को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह के दर को वैद्युत धारा कहते हैं। आवेशों को प्रवाह के दर को वैद्युत धारा कहते हैं। मान लेते हैं t सेकेंड में q आवेश प्रवाहित हो, t सेकेंड में q आवेश प्रवाहित हो तो I इज इक्वल टू क्या होगा? प्रवाह की दर को q अपान टी, ये आपका विद्युत धारा होता है। I इज इक्वल टू q अपान टी। देखिए वैद्युत धारा का मात्रक, सबसे पहली बात, वैद्युत धारा आपका अदिश राशि होता है, अदिश राशि होती है पहली चीज। दूसरी चीज यह है, वैसे तो ये पूछता नहीं कि वैद्युत धारा क्या होती है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। बता रहा हूं तो बता दूं एक बात आपके लिए, इसका मात्रक यहां से देखोगे आप तो कूलाम प्रति सेकेंड या फिर एम्पियर होता है, कूलाम प्रति सेकेंड या फिर एम्पियर होता है इसकी मात्रक। ठीक है, एक चीज और ध्यान देना यहां पर, Q इज इक्वल टू होता है एन ई। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से इस सूत्र को लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू एन ई अपान टी। ई जहां पर आपका n है आवेशों की संख्या, और यह ई जो है आपका इलेक्ट्रॉन पर आवेश। जरा आप लोग इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। आप तीसरे वाले क्वेश्चन का सलूशन नोट कर लीजिए, इस पे काफी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं बता दूं इस पे खूब न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तैयार रहना न्यूमेरिकल के लिए आप लोग, तो इसे नोट कर लीजिए आप लोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, कि धारा घनत्व किसे कहते हैं। और धारा घनत्व भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आपके हर एक क्वेश्चन को मैं कवर करूंगा आज की वीडियो में, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं।
आप इसके बाद अपना अंसाल पेपर उठाकर देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर का पेपर। आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपसे लगने लगेंगे। कुछ लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन होंगे या 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं होगा, उसको मैं सेपरेट वीडियो में बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 4, धारा घनत्व। क्या होता है धारा घनत्व भाई साहब? धारा घनत्व क्या होता है? देखिए, जो धारा घनत्व होता है, प्रति एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा आपकी धारा घनत्व कहलाती है। क्या? प्रति एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा घनत्व कहलाती है। प्रति एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा आपकी धारा घनत्व कहलाती है। प्रति एकांक क्षेत्रफल में बहने वाली धारा घनत्व कहलाती है। धारा घनत्व को J से निरूपित करते हैं। ठीक है, धारा घनत्व को J से निरूपित करते हैं और J इज इक्वल टू होता है I/A। ठीक है, J इज इक्वल टू I/A। मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल से बहने वाली धारा को कहते हैं धारा घनत्व, जिसे J से निरूपित करते हैं। J इज इक्वल टू I/A। अभी हम आपको पहले बताया था कि I इज इक्वल टू होता है NEAVD। ये बताया था ना अभी, अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध। तो हम J इज इक्वल टू ये अगर मान रख दें I का मान उसमें, तो क्या होगा NEAVD/A। ठीक है, और यह A इस A से कट जाएगा और आपका बचेगा J इज इक्वल टू, जो कि एक और फार्मूला हो जाएगा NEVD। J इज इक्वल टू NEVD। ये धारा घनत्व और अपवाह वेग में संबंध है। ठीक है, ये दोनों आप इक्वेशन याद रखना, दोनों फार्मूला आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। दोनों को लिख देना, एग्जामिनर अच्छा नंबर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। आवेशों की अब गतिशीलता से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि आवेशों की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं? आवेशों की गतिशीलता क्या होती है, उसको आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5, आवेशों की गतिशीलता। देखिए, यहां पर हम आपको मोस्टली अति लघुत्तरी प्रश्न करा दे रहे हैं। एक और लेक्चर लेकर आऊंगा, लेकिन अभी नहीं लाऊंगा, कुछ दिनों बाद लाऊंगा। अभी पूरा इसी तरह से आपको करा दूंगा, उसके बाद लाऊंगा। मैं एक ही में पूरा करा देता, लेकिन कुछ स्टूडेंट रिक्वेस्ट करने लगे, सर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो मुझे नहीं समझ में आता है, मतलब ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो इसलिए मैं इसमें मोस्टली 10 क्वेश्चन रखा हूँ, और 10 क्वेश्चन में आपकी 80% कवर हो जाएंगे ये चैप्टर। 2-4 प्रश्न बचेगा, जिसमें से एक आपका दीर्घोत्तरी है, उसको मैं दीर्घोत्तरी में करा दूंगा। 2 प्रश्न और बचेगा, उसे छोटा छोटा वीडियो करके मैं दे दूंगा। वो दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परेशान मत होना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन दबा देना ताकि नोटिफिकेशन चला जाए जब भी मैं अपलोड करूँ, या फिर टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लेना, वहाँ पर भी मैं बता दूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है? आवेशों की गतिशीलता। 2 क्वेश्चन बस है, दोनों क्वेश्चन मैं लास्ट में बता भी दूंगा। दोनों को तैयार कर लेना आप लोग अपने से भी, अगर तैयार करना चाहते हो। ठीक है, क्या है आवेशों की गतिशीलता? आवेशों की जो गतिशीलता होती है वह किसी आवेशों की गतिशीलता अपवाह वेग तथा एकांक वैद्युत क्षेत्र में प्राप्त करने पर मिलता है। ठीक है, आप समझना, आवेशों की गतिशीलता, आवेशों की गतिशीलता अनुगमन वेग तथा आवेशों की गतिशीलता अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को कहते हैं। आवेशों की गतिशीलता अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को कहते हैं।
इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। और यह म्यू इज इक्वल टू क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू क्या होता है कि म्यू इज इक्वल टू, अब ध्यानपूर्वक देखना, अनुगमन वेग vd और वैद्युत क्षेत्र E के अनुपात के बराबर होता है। ये आपका होता है गतिशीलता, आवेशों की गतिशीलता। म्यू इज इक्वल टू आवेशों की गतिशीलता होती है, जिसे इंग्लिश में मूविबिलिटी कहते हैं। मूविबिलिटी म्यू इज इक्वल टू vd अपान E होता है। और इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? म्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। अगर इसकी मात्रक की बात करें, छोड़ो जाने दो, मात्रक मत मानो, लेकिन एक पॉइंट लिखो, यह हमेशा धनात्मक होता है। हमेशा यह पॉजिटिव होता है। यह आप लिख लेना नोट बनाकर, एक बार पूछ लिया था बोर्ड एग्जाम में। जरा इसका मात्रक आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, तो हम इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ कि अनुगमन वेग तथा प्रतिरोध के मध्य संबंध लिखिए। अनुगमन वेग तथा प्रतिरोध के मध्य संबंध लिखिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, अनुगमन वेग तथा प्रतिरोध के मध्य संबंध। देखिए, अनुगमन वेग तथा प्रतिरोध के मध्य संबंध क्या होता है? अनुगमन वेग तथा प्रतिरोध के मध्य संबंध। अनुगमन वेग तथा प्रतिरोध के मध्य संबंध क्या होता है? संबंध देखना, प्रतिरोध R इज इक्वल टू होता है यम यल अपान, प्रतिरोध R इज इक्वल टू यम यल अपान एन ई स्क्वायर टाउ ए। प्रतिरोध R इज इक्वल टू होता है यम एल अपान एन ई स्क्वायर टाउ ए। ठीक है, ये होता है प्रतिरोध R इज इक्वल टू। यह है अनुगमन वेग तथा प्रतिरोध के बीच संबंध। यह भी पूछ लिया करता है आपके एग्जाम में, इसे भी आप लोग लिख लेना, यम यल अपान एन स्क्वायर टाउ ए। कुछ लोग कहेंगे सर ये क्या लिखा रहे हो, कैसे याद होगा, क्या फिजिक्स बला है? नहीं, फिजिक्स बला नहीं है, आप लोग पढ़ाई सही से नहीं कर रहे हो। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप लोग कितना बड़ा बड़ा चीज़ें याद कर लेते हो, इसे याद करने में क्या दिक्कत है? आप लोग अभी 2-4 बार लिखो, अभी मैं एक बार और पढ़ाऊंगा ये चैप्टर, जब इसकी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कराऊंगा, वहाँ पर इस पे आधारित 2 न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं, 2 न्यूमेरिकल जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जब मैं कराऊंगा तब ये 2 बार और आपके सामने आएगा। एक बार आज जा रहा है, एक बार तब आएगा। फिर मैं जब डीपीपी कराऊंगा, क्या डीपीपी, ये क्या होता है सर? डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर। पूरा सिलेबस करने के बाद मैं डीपीपी कराने वाला हूँ। जब डीपीपी में कराऊंगा तब फिर मैं ये क्वेश्चन आपके सामने लाऊंगा, वहाँ पर डीपीपी के रूप में, प्रैक्टिस के रूप में। डीपीपी में हम आपको मॉर्निंग में क्वेश्चन दे दूंगा, उसी क्वेश्चन का मैं शाम को सोल्यूशन कराऊंगा। आपको दिन भर में हुए क्वेश्चन एक बार पढ़ना है। आप एक बार अपने से पढ़ोगे, एक बार हम शाम को पढ़ाएंगे, 2-2 बार एक ही क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने से गुजरेगा एक ही दिन में। हर एक क्वेश्चन आपके दिमाग में ऐड हो जाएंगे, फीड हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। बात समझ में आई आप लोगों को? बस आप डेली इसी तरह से पढ़ाई करते रहो। ठीक है, हमसे जुड़कर पढ़ाई कीजिए, आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो कोई समस्या होने ही नहीं देंगे। ये क्वेश्चन इसी तरह से याद करना है, यम एल अपान, ये टाउ जो है आपका श्रांति काल है। अब जो थोड़ा सा स्टूडेंट पढ़े लिखे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ श्रांति काल का डेफिनेशन कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो इसे लिख लेना आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक। देखिए, अनुगमन वेग के आधार पर प्रतिरोध में संबंध है। अनुगमन वेग के आधार पर प्रतिरोध में संबंध है। ठीक है, ये थोड़ा सा इसे रेक्टिफाई कर देना। अनुगमन वेग के आधार पर प्रतिरोध में संबंध।
अनुगमन वेग के आधार पर प्रतिरोध में संबंध, इसे आप लोग लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 में आपको निम्नलिखित के बारे में समझाना है। वैद्युत चालकता, वैद्युत प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध तथा विशिष्ट चालकता। तो सबसे पहले हम लोग वैद्युत चालकता के विषय में जानते हैं। वैद्युत चालकता क्या होता है भाई साहब? देखिए, वैद्युत चालकता जो होता है यह आपका वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को कहते हैं। वैद्युत प्रतिरोध के का व्युत्क्रम, वैद्युत ता कहलाता है। वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम वैद्युत चालकता कहलाता है। क्या कहलाता है? वैद्युत चालकता कहलाता है। किसका? वैद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम। देखिए, वैद्युत प्रतिरोध को आप R से निरूपित करते हो तो वैद्युत चालकता इज इक्वल टू 1/प्रतिरोध हो जाएगा। मतलब उसका व्युत्क्रम, उसका उल्टा, ठीक है, उसका उल्टा या फिर उसका व्युत्क्रम, ठीक है। अब मात्रक की बात करें। मात्रक, देखिए, वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो ओम का उल्टा मतलब ओम इनवर्स या फिर महो या MHO, महो नहीं, महो, हाँ, MHO महो होता है, ठीक है, महो होता है, ठीक है। ओम इनवर्स या फिर महो होता है वैद्युत चालकता का मात्रक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विशिष्ट प्रतिरोध, इसी में सेकेंड है। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है इसका डिफिनीशन अगर आप लिखना चाहें तो विशिष्ट प्रतिरोध आपके वैद्युत क्षेत्र तीव्रता E और J जो कि आपका धारा घनत्व होता है उसके अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व A के अनुपात को वैद्युत अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा धारा घनत्व A के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रो इज इक्वल टू आपका E/J। डीजे नहीं भाई साहब, EJ। कुछ लोग डीजे समझ जाएंगे, नहीं भैया, डीजे नहीं, EJ। आप इससे याद कर सकते हैं, EJ से। DJ नहीं, ये गलत हो जाएगा, EJ का मतलब विद्युत प्रतिरोध E/J मतलब धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं और रो इज इक्वल टू, और एक फार्मूला होता है, रो इज इक्वल टू फार्मूला होता है एक जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है आपके न्यूमेरिकल में। इसे लाल से लिखना चाहिए, RA/L, ठीक है, RA/L ये फार्मूला होता है, RA/L, ठीक है, RA/L, ठीक है। रो इज इक्वल टू ये फार्मूला होता है जहां पर R आपका क्या है?
आर आपका प्रतिरोध है, ए आपका क्षेत्रफल है, यल आपका लंबाई है। ठीक है, ये होता है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, अब बात आती है विशिष्ट चालकता की। लास्ट नंबर है आपका विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता भाई साहब, इसका आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट इसका उल्टा होता है। यानी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट चालकता। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, मतलब विशिष्ट चालकता इज इक्वल टू जिसे हम लोग सिग्मा से निरूपित करते हैं। सिग्मा इज इक्वल टू विशिष्ट चालकता, यानी कोष्टक में सिग्मा इज इक्वल टू 1/ρ होता है। 1/ρ का मतलब J/E होगा। ठीक है, इसका मतलब कि यह आपका 1/R L/A होगा। ठीक है, यह आपका विशिष्ट चालकता तथा ये 3 फार्मूले हुए। ठीक है, अगर इसकी मात्रक की बात करें, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, जो कि मैंने आपको नहीं बताया, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक के बारे में बात करें तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम मीटर होता है। ओम मीटर। ठीक है, ओम मीटर होता है। ठीक है, वीमा की बात करें, वीमा की बात करें तो वैसे मैं वीमा नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन बता दे रहा हूं आप लोगों को। ml³ A -3 -2 T-3। ठीक है, ये आपका वीमा हो जाएगा। ठीक है, विशिष्ट चालकता की बात करें, इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक जस्ट इसका उल्टा होगा। आप लोग मात्रक वगैरह लिख लेना पेपर में, अगर पूछेगा पेपर में तो मात्रक सहित लिखना, अन्यथा एग्जामिनर नंबर नहीं देगा। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा। ठीक है, अगर बात करें वीमा की तो वीमा क्या होगा? M इनवर्स हो जाएगा, L-3 हो जाएगा, A+2 हो जाएगा, T3 हो जाएगा। ये आपका वीमा होता है विशिष्ट चालकता का। आप इसे नोट करिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर। मैं बता रहा हूं, आपको कम से कम शब्दों में बताने की कोशिश किया हूं, लेकिन जितना चीज़ें मैं लिखा हूं ये सभी चीज़ें आपको तैयार होनी चाहिए। इसका PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। आपको मात्रक भी तैयार होना चाहिए, बीमा भी तैयार होना चाहिए। टिप पे मात्रक और बीमा चाहिए। और मैं सबसे कहूँगा, सभी लोग इसका मात्रक और बीमा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मैं सबको देखना चाहता हूँ, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। नहीं कमेंट करोगे, मैं समझूंगा कि आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, बस लेक्चर देख रहे हो सोकर। बहुत गलत कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो तो लिख लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, प्रतिरोध के ताप के प्रभाव को समझाइए। ठीक है, क्या है? प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। देखिए, प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव कैसे हम लोग देखते हैं, इसके लिए एक फार्मूला होता है।
फार्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी, जहाँ पर R0 आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, R0 जो होता है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रतिरोध है, ठीक है। T आपका ताप है, अल्फा आपका ताप गुणांक है। T आपका ताप है, अल्फा आपका ताप गुणांक है, ताप गुणांक है। बात समझना आप लोग ध्यानपूर्वक कि T आपका ताप है, अल्फा आपका ताप गुणांक है। अब ध्यानपूर्वक बात को समझना आप लोग। देखिए क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो यह T का मान बढ़ेगा, जब T का मान बढ़ेगा तो यह R0 का मान बढ़ेगा। जैसे 1 में अगर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड पहले टेम्परेचर रखे हो, बाद में आप 2 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिए, फिर 3 डिग्री सेंटीग्रेड किए, तो यह हमेशा मान बढ़ते जा रहा है ना। तो बढ़ते जा रहा है तो मतलब ये R0 का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि अगर इसमें आप बाहर मान लो 2 का गुणा है तो 4 दूनी 8 ही हो जाएगा ना। अगर 4 करोगे तो फिर ज़्यादा होगा, जब बढ़ते ही जाएगा तब इसका मतलब यह होता है कि टेम्परेचर T को बढ़ाने पर R का मान बढ़ता है। यानी ताप बढ़ाने पर क्या होता है, ताप बढ़ाने पर एक मिनट थोड़ा सा, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। एक बात ध्यान रख लीजिए आप लोग, अगर मान लीजिए कोई अर्धचालक है तो उसका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। क्यों घटता है, क्योंकि ये अल्फा जो है ताप गुणांक वह अर्धचालक के लिए निगेटिव होता है। चलिए जब मैं सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर 14वां पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा। देखिए ताप गुणांक कभी कभी पूछता है, तो ताप गुणांक क्या होता है। देखिए ताप गुणांक कैसे ज्ञात करोगे आप, R इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा टी है, इस R0 का अंदर गुणा कराओगे, R इज इक्वल टू R0 हो जाएगा अंदर प्लस R0 अल्फा टी, ठीक है। R को इस साइड ला के माइनस करोगे तो R0 हो जाएगा, इज इक्वल टू R0 अल्फा टी। अब देखिए यही अल्फा आपका ताप गुणांक है, तो R माइनस R0 अपान R0 टी इज इक्वल टू अल्फा, ये ताप गुणांक होता है। यह ताप गुणांक होता है, इसे लिख लेना आप लोग, महत्वपूर्ण है, तैयार कर लेना, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 चलते हैं। आपकी इस चैप्टर की सभी चीजें लगभग कवर हो चुकी हैं, कुछ चीजें बाकी हैं, जैसे आपका वर्क जो होता है W पावर मतलब P, पावर मतलब P, ये दोनों चीज़ें बची हुई। ये सब चीज़ों से ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो जब मैं न्यूमेरिकल का गुणांक कराऊंगा तो मैं न्यूमेरिकल में करा दूंगा उसको भी। अनओमी परिपथ क्या होता है, उदाहरण सहित लिखिए। देखिए अनओमी परिपथ नाम से सीधे क्लियर है, अनओमी परिपथ ऐसा परिपथ जो ओम के नियम का पालन न करे अनओमीय परिपथ कहलाता है।
ऐसा परिपथ जो कि ओम के नियम का पालन न करे अनओमी परिपथ कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल सबसे बड़ी बात आती है कि सब लोग एग्जाम्पल नहीं लिख पाते हैं अनओमी परिपथ की। अनओमी परिपथ का एग्जाम्पल बहुत से लोग नहीं लिख पाते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, आप लोग इसे याद रखना। ठीक है, एग्जाम्पल, मैं अनओमी परिपथ का एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, इसे आप लोग याद रखना। अनओमी परिपथ का एग्जाम्पल जैसे वैद्युत बल्ब का तंतु, एग्जाम्पल से ही आपका नंबर कटता है। एग्जाम्पल पूछता है, आप लोग लिखते नहीं हो। वैद्युत बल्ब का तंतु, देखिए क्वेश्चन से कराने का मतलब यह होता है कि आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाती है क्वेश्चन की, और साथ में चैप्टर भी तैयार हो जाता है। वैसे चैप्टर वाइज पढ़ने से कोई ज़्यादा हेल्प नहीं मिलता आप लोगों को। ठीक है, कुछ चीज़ें छूटती हैं तो उनको मैं करा दूंगा डीपीपी में। डीपीपी में करा दूंगा, डीपीपी मतलब डेली प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, उसमें मैं सभी चीज़ों को करा दूंगा। वैद्युत बल्ब के तंतु, ठीक है, और फिर डायोड वाल्व ये हो गया। ठीक है, ये आपका अनोमी परिपथ वाला हो गया। 10वां क्वेश्चन है जो कि काफी महत्वपूर्ण है। न्यूमेरिकल प्रश्न यहां से बनते हैं, एक आध बार आपके लघु उत्तरी में पूछ दिया था, लेकिन मैं यहां पर डायरेक्ट बताऊंगा। अगर किसी तार की लंबाई n गुनी कर दें, अगर तार की लंबाई n गुनी कर दी तो तार का प्रतिरोध n स्क्वायर गुना हो जाता है। बहुविकल्पी प्रश्न यहां से काफी अच्छा बनते हैं। मतलब अगर किसी तार का प्रतिरोध R है, ठीक है, अगर उसकी लंबाई 2 गुना कर दें तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R2 = 4 हो जाएगा, मतलब R का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझे आप लोग, किसी तार के प्रतिरोध को अगर उसकी लंबाई n गुना करने पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाती है, n स्क्वायर गुना हो जाती है, यानी R' = n स्क्वायर R। ठीक है, अगर 4 गुना करोगे तो 16 गुना हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका 10 के 10 प्रश्न को मैं अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूं, हर एक प्रश्न याद कराने की कोशिश किया हूं, मैं लिख लिख कर पढ़ाया हूं। अगर आप लोग भी लिख लिख कर पढ़ोगे तो आपको याद होगा। पहले इन दोनों क्वेश्चन को नोट करिएगा आप लोग। ठीक है, तो गाइस मैं बता दूं, इसमें से कुछ चीजें छुटी हैं, हम उसको कराएंगे जब थोड़ा सा हम आपको डेरिवेशन कराएंगे, उससे पहले करा दूंगा एक अलग से वीडियो लाकर। कल हम नेक्स्ट चैप्टर, चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और कल आप लोगों का टेस्ट है, 1 से 3 चैप्टर तक का टेस्ट हम कर लेंगे। तो सभी लोग टेस्ट में आना, लिखना कापी, अपनी गलतियों को पहचानना कि आप लोग गलती कर रहे हो। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।